हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग की स्टडी अच्छी चल रही होगी और अपने पढ़ाई का ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी 6 क्लास की पॉलिटी, विविधता एवं भेदभाव। ठीक है, पिछले क्लास में चैप्टर 1 में हम लोग डिस्कस किए थे कि विविधता क्या है, किस तरीके से लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है, विविधता कैसी है। लद्दाख और केरल को एग्जाम्पल में लेकर किए थे। और इस चैप्टर में हम लोग विविधता एवं भेदभाव को डिस्कस करने वाले हैं। मीन्स विविधता के साथ किस तरीके से भेदभाव किया जाता है, किस तरीके से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ भेदभाव किया गया था। ये सब आज हम लोग इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, देखते हैं अब हम लोग इसमें। पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे जो भी विविधता थी वह मतलब कई बार एक दूसरे से अलग करती है लोगों को। उसमें जो है ना चिढ़ाया जाता है, मजाक उड़ाया जाता है, या फिर उनको बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स है जिसमें शामिल नहीं किया जाता, अलग रखा जाता है। और हमारे दोस्त जो होते हैं या दोस्त लोग होते हैं वो हमारे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जिससे कि हमें दुख पहुंचता है। तो ये सब जो हमारे साथ किया जाता है ये विविधता ही है, ये असमानता का को दिखाया गया है। ठीक है, हम जो भी हम लोगों के साथ किया जाता है उससे क्या होता है, गुस्सा आता है, फिर हम लोग असहाय महसूस करते हैं, या फिर जो भी हो मतलब ऐसा सोचते हैं कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों किया जाता है। जैसे कि कोई निम्न जाति के लोग हैं और कोई उच्च जाति के लोग हैं, तो जो ऊंची जाति के लोग होते हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाता है, उसे मतलब बैठाया जाता है, खिलाया जाता है। अगर कोई निम्न जाति के लोग जो है सॉरी जो लोग जैसे कि नाला साफ़ करते हैं, फिर झाड़ू वगैरह रोड पे लगाते हैं या साफ़ सफाई का काम करते हैं, तो उसको अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता, उसके काम से उसको आका जाता है। ये सब जो देखा जाता है ये भेदभाव ही तो किया जाता है। और हम लोग आर्टिकल्स 7 में पढ़े थे, सॉरी 17 में हम लोग पढ़े थे, 17 में, कि जो भेदभाव का अंत किया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद में हम लोग 15 में पढ़े थे कि जाति लिंग धर्म स्थान ये सब के आधार पे हम लोग भेदभाव नहीं करेंगे। ठीक है, ये पॉलिटी के लक्ष्मीकांत में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो इसमें वक्त बर्बाद ना करते हुए आगे क्लास बढ़ाते हैं। ठीक है, इसमें जो भेदभाव किया जा रहा है यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि कैसे इतने सारे लोग यहाँ पे खड़े हैं। ठीक है, कोई देखिए यहाँ पे विकलांग है। ठीक है, कोई मतलब इस तरीके से ये ड्रेस पहने, कोई ऐसे है। तो यहाँ पे आगे हम लोग डिस्कस करेंगे मतलब हम क्या हैं, कैसे हैं, फिर कई चीज़ों पर ये सब निर्भर करता है कि हम रहते कैसे हैं, कौन सी भाषाएं बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कौन सा खेल खेलते हैं, कौन सी उत्सव मनाते हैं। इन सब पर हमारे रहने की जगह, ये भूगोल और उसके इतिहास का असर है। मीन्स जो भौगोलिक स्थितियाँ होती हैं, हमारे भारत में बहुत विभिन्न जाति संप्रदाय के लोग रह रहे हैं, लेकिन बाकी कहीं और चले जाइएगा देखिएगा वहाँ पे सिर्फ एक ही संप्रदाय का लोग है, या फिर वहाँ पे जो जिस देश में लोग रह रहे हैं उस देश के लोग और कुछ ही मुस्लिम लोग रहते हैं। जैसे चीन हो गया आपका, उत्तरी अमेरिका में तो खैर हम लोग भी रह रहे हैं, वहाँ पे इंडियंस लोग भी रहते हैं, और सब भी लोग जो है अदर्स कंट्रीज से आकर के वहाँ निवास करते हैं, रहते हैं। बट ये सब जो विभिन्न प्रकार की जो देखी जाती है विविधताएं, वो दो ही चीज़ के कारण होता है, या तो इतिहास का असर होता है और दूसरा भौगोलिक कारण, भौगोलिक स्थिति के कारण होता है। ठीक है, तो ये सब आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं कि भारत कितना भी विविधता वाला देश हो, संसार में 8 मुख्य धर्म बताया गया है। संसार में कितने हैं, 8 मुख्य धर्म है भारत में। उन 8 धर्म के अनुयायी मानने वाले रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती है, जो लोग की मातृभाषाएं होती है। ठीक है, यहाँ पे 1600 से ज़्यादा, अभी कितनी भाषाएं, 22 भाषाएं हैं। यहाँ यहाँ 100 से भी ज़्यादा तरह के नृत्य किए जाते हैं। ये विविधता हमेशा खुश होने के कारण नहीं बनती, जो भी विविधता दिखाई गई वो हमेशा खुश होने का कारण नहीं बनती है। हम उन लोगों के साथ सुरक्षित आश्वस्त महसूस करते हैं जो हमारी तरह दिखते हैं। मीन्स अगर हम बिहार में हैं, ठीक है, तो बिहार में हम लोग क्या जो खाते हैं पीते हैं, तो हमारे जैसे जो लोग होंगे खाने पीने वाले, उसी लोग के साथ हम लोग ना एक अच्छा फील करेंगे। अगर कोई मतलब ऑस्ट्रेलिया से आ गया उठ करके आदमी, तो उसके साथ आप अच्छा फील कर पाएंगे, कभी नहीं करेंगे। कोई अमेरिका से इंग्लिश बोलने वाला एकदम फराटेदार इंग्लिश बोल रहा है, आप उसके साथ कंफर्टेबल फील कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। आप हिंदी बोलने वाले को कहाँ इंग्लिश बोलने वाला हो,
अगर आपको बाई लैंग्वेज आ रही है बोलने के लिए, तभी आप उनके साथ एक अच्छा कंफर्टेबल बॉन्डिंग बना पाएंगे, अदरवाइज़ आप नहीं बना पाएंगे। ठीक है, बात करने का तरीका हो, कपड़े पहनने का हो, और हमारी तरह सोचते हो। कभी कभी जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो कि हमारे बहुत भिन्न होते हैं, मीन्स हमसे बहुत अलग होते हैं, जैसे कि कोई यहाँ पे अगर चीन का ही इंसान आ जाए, या फिर यूरोप का इंसान, कोई यूरोप कंट्री में से यहाँ पे कोई आ जाए इंडिया में और हमें मिल जाए, तो हमें कैसा लगेगा? थोड़ा अटपटा सा लगेगा ना, कि कैसा इंसान है, कैसे इसे बात करेंगे, क्या हमारी बॉन्डिंग इससे अच्छी बन पाएगी? नहीं बन पाएगी। हमें बहुत सारे अजीब अजीब और अपरिचित से लगने लगते हैं। कई बार तो हम समझ ही नहीं पाते हैं या जान नहीं पाते हैं कि वे हमसे अलग क्यों हैं। लोग अपने से अलग दिखने वाले लोग के बारे में ख़ास तरह की राय बना लेते हैं। ठीक है, मतलब जो हमसे भिन्न है, जो हमसे अलग है, उसके बारे में हम लोग कुछ अटपटा सा सोच लेते हैं कि कैसा इंसान है ये, किस तरीके से रहता है, कैसा कपड़ा पहनता है, क्या खाता है। जैसे चीन से तो कोरोना फैला है ना, तो वहाँ पे लोग थोड़ा अटपटा सा चीज़ खाते हैं, चमगादड़ वगैरह, ये वो, हाथी कुत्ता बकरी सब कुछ खा जाते हैं। और हम लोग ऐसे चीज़ों को नहीं खाते हैं। ये चाउमीन बर्गर वगैरह हम लोग क्या है कि मतलब एक लिमिट टाइम में कभी कभी ले लिए थोड़ा सा। बट हम लोगों के लिए एक जेन्युइन भोजन क्या होना चाहिए, फूड क्या होता है? दाल चावल रोटी सब्जी, ये सब हम लोग खाते हैं। बट वहाँ पे ये सब चीज़ लोग बहुत कम खाते हैं। तो वहाँ के जो लोग होते हैं, वो लोग हमारे प्रति अलग राय बना के रखते हैं, और हम लोग जो है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन, अफ्रीका, ये सब के लोगों के प्रति अलग राय बना के रखते हैं कि कैसा लोग है। बट ऐसा नहीं करना है। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। जो जैसा है, सब लोग समान होते हैं। भले ही हमें ऐसा लगता है कि हम वहाँ के निवासी नहीं हैं तो अटपटा सा लगता है, या उन लोगों को हमारे बारे में सोच करके ये रूढ़िवादी बना लेते हैं। इनकी कैसा है, इंडियन का लोग कल्चर्स कैसे हैं, हम लोग का पहनावा ओढ़ावा कैसा है, वहाँ का कल्चर्स कैसे होंगे, तो ये हमारे दिमाग में एक रूढ़िवादी बन जाती है। ठीक है, तो ये बैठाना नकारात्मक का भी प्रतीक है, नेगेटिव थॉट भी इससे कई लोगों के दिमाग में आ जाते हैं। बट ऐसा नहीं करना है, सभी लोग सभी जगह बराबर होते हैं। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं। इसमें में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि कुछ लोग गांव के होते हैं। गांव के लोग तो खैर पूरा ही मतलब मतलब परिचित होते ही नहीं हैं लोगों से ज़्यादा करके। जबकि शहरी रहने वाले लोग आलसी होते हैं, सिर्फ पैसे के सरोकार रखने वाले की तरह दिखते हैं। जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं, तो उसे दिमाग में बैठा लेते हैं। जैसे कि हम एक एग्ज़ाम्पल ले रही हूँ, ठीक है, मैं किसी के बारे में बोल नहीं रही, देखो एक राय बना लेते हैं कि शर्मा जी का बेटा है, सिर्फ खेलता ही है, पढ़ता नहीं है। इसका मतलब वो कभी इन फ्यूचर पढ़ेगा ही नहीं, वो सिर्फ खेलेगा, ऐसा वैसा रहेगा, या ऐसा वैसा करते करते वो मजदूरी ही करेगा। तो इस तरीके से हम लोग एक दिमाग में पूर्वाग्रह बैठा लेते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जा कर के निगेटिविटी का काम करता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो बच्चा आज सिर्फ खेल रहा है तो वो खेलता ही रहेगा, पढ़ेगा नहीं। क्या पता वो इन फ्यूचर में स्पोर्ट्समैन हो जाए, बहुत अच्छा खिलाड़ी हो जाए, खेलते खेलने के साथ वो आगे जाकर बहुत अच्छा इंग्लिश स्पीक करने लगे। 10 खिलाड़ियों के साथ अगर वो रहेगा तो अच्छा अच्छा उसे इंग्लिश लैंग्वेजेस जिस जिस कंट्री में वो जाएगा वहाँ के लोगों से मिलेगा, फिर वहाँ के वो कल्चर्स जानेगा, तो कुछ ना कुछ उसके अंदर वो आ ही जाएंगे। तो ये नेगेटिविटी थॉट नहीं रखना है। हाँ, इसके पॉजिटिव थॉट भी हो सकते हैं कि उसका बेटा अगर खेल रहा है तो वो आगे जाके स्पोर्ट्समैन भी बन सकता है। ठीक है, तो ये ज़्यादातर ये राय नकारात्मक होती है, जैसे कि लोगों को आलसी कंजूस मानना भी किसी का पूर्वाग्रह है। जैसे कि कोई इंसान 4 लोगों के साथ घूमने गया, अगर वो खर्चा ही नहीं कर रहा, तो नहीं बोलते अरे वो तो कंजूस है, ऐसा नहीं मानना है। ठीक है, कंजूस नहीं है, मे भी हो सकता है कि वो फालतू चीज़ों के पैसों पर खर्च नहीं करता हो। ठीक है, आगे देखते हैं अब हम लोग। किसी भी काम को करने के लिए कोई एक तरीका ही सबसे अच्छा और सही तरीका हो, यह हम अक्सर दूसरों की इज़्ज़त नहीं कर पाते हैं और उसी काम को दूसरों की तरह करना पसंद करते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ भोजन मतलब जो करते हैं वो एक सिंपल साधारण करते हैं, और चीन के लोग जो होते हैं थोड़ा अटपटा सा भोजन करते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं कि वो लोग अच्छा भोजन नहीं करता, वो तो इससे ये नेगेटिविटी जाएगा कि हम उसकी इज़्ज़त नहीं कर रहे हैं, और उन लोगों को ये नेगेटिविटी जाएगा कि वो लोग हमारी इज़्ज़त नहीं कर रहे हैं। तो जो जिसका जैसा भोजन है, जैसा देश है, वैसा भेष है, वो ऐसे खाना खाते, वैसे पहनते ओढ़ते हैं, तो उसकी वैसी वहाँ पे सोच होती है।
तो इसके लिए नेगेटिव नहीं सोचना है। दूसरी भाषाएं बोली जाती है, जैसे कि अब हम लोग यहाँ पे भारत में रह रहे हैं, तो भारत में तो खैर बाईलैंग्वेज लैंग्वेज बोला ही जाता है। साउथ इंडिया आप चले जाएंगे, वहाँ पे एक रिक्शा चालक भी इंग्लिश बोलता है। तो वहाँ पे जो भी भाषाएं बोली जाती है वो इंग्लिश भी होती है, हिंदी भी होती है, तेलुगु भी होती है, कर्नाटक भी होती है, केरला भी होती है, मतलब सब तरह की मिक्स लैंग्वेज होती है। अगर कोई बिहार से ही वहाँ चला जाए और कोई उससे फटाटेदार एकदम इंग्लिश में बात कर रहा है, और बिहारी व्यक्ति गांव से ठहरा कुछ नहीं जान रहा है, मतलब उसको इंग्लिश नहीं आ रही, वो एक मतलब रूरल एरिया से है, ठीक है, और गांव से है, उसको मतलब इंग्लिश वो उतना नहीं जानता है अच्छे से, अगर वो चला गया तो वहाँ पे उसे थोड़ा प्रॉब्लम तो फेस करना ही पड़ेगा ना। प्रॉब्लम फेस करने का मतलब कर रहा है, तो इससे उसको ये नहीं समझना चाहिए कि जो इंग्लिश भाषा है वो एकदम बेकार है, ठीक है। उसको नहीं आ रहा है ये उसकी प्रॉब्लम है ना, उसको नहीं आ रहा है ये उसकी प्रॉब्लम है, लेकिन उस लैंग्वेज को बेकार समझना, नेगेटिविटी थॉट चला जाता है। तो दूसरी भाषाओं को महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि इंग्लिश महत्वपूर्ण है, बस उसे नहीं आ रहा है इसीलिए वो उसको नकारात्मक वे में ले रहा है, नेगेटिव वे में। अन्य भाषाओं को बहुत नकारात्मक रूप से देखेंगे, तो ये सब गलत है। परिणाम स्वरूप हम उन लोगों को शायद इज्जत नहीं कर पाएंगे जो अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाएं जानते हैं। जैसे कि कोई अब इंग्लिश जान रहा है और हिंदी नहीं जान रहा, तो उसकी इज्जत नहीं करेंगे। अगर कोई इंग्लिश नहीं जानता और हिंदी जान रहा है, अरे तुमको तो इंग्लिश आता ही नहीं है, तो तुम्हारी इज्जत नहीं करेंगे। तो इस तरीके से जो किया जाता है ना, ये गलत वे में जाता है, ठीक है, ये गलत है। लोगों के साथ आप मतलब बुरा व्यवहार कर रहे हैं। तो ये सब आर्टिकल 17 में कहा गया है, किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लोगों के धार्मिक विश्वास, उनके चमड़ी, रंग, रूप, क्षेत्र, वे आते हैं जिस तरह से वे बोलते हैं, जैसे कपड़े पहनते इत्यादि। मीन्स कोई काला है, गोरा है देखने में, और फिर वो बोलता कैसा है, इंग्लिश बोलता है या हिंदी बोलता है, उससे जो उस तरीके से आंकते हैं, तो ये सब गलत है। जैसे कि कोई व्यक्ति आया कहीं से और खूब इंग्लिश में बात कर रहा है, तो उसकी हम बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, नहीं ये इंसान बहुत अच्छा पढ़ा लिखा है। तो इससे ये जज करना ये बिल्कुल गलत जाता है, ये भेदभाव किया जाता है, इस तरीके से इसमें समझाया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं। अक्सर दूसरे के बारे में बनाए गए हमारे पूर्वाग्रह इतने पक्के होते हैं कि हम उनसे दोस्ती नहीं करना चाहते। इस वजह से कई बार हमारा व्यवहार ऐसा होता है कि हम उन्हें दुख पहुंचा देते हैं। इस तरीके से मतलब बहुत लोग होते हैं ना कि मतलब इंग्लिश हिंदी कैसे कभी कभी मतलब सीबीएसई बोर्ड और बिहार बोर्ड में मतलब डिफरेंट किया जाता है, अलग किया जाता है। कभी कभी सीबीएसई बोर्ड वाले जो लोग होते हैं वो बिहार बोर्ड को अच्छे नज़र से नहीं देखते हैं, उसे तो इंग्लिश नहीं आती, अच्छे से बोलता नहीं है, तो उसको जैसा माहौल मिलेगा बचपन से वो वैसा ही ना होता चला जाएगा। अब सीबीएसई बोर्ड वाले को वैसा माहौल भी ना मतलब उसको मिला है कि वो इंग्लिश में टॉक करे, इंग्लिश में बोले, इंग्लिश में मतलब सभी लोगों से बात करे, उनका सब कुछ वैसा ही होता है। और बिहार बोर्ड वाले का तो 5th क्लास से ही स्टार्ट होता है इंग्लिश पढ़ना लिखना, तो इस तरीके से उसकी जो बेसिक इंग्लिश होती है वो कमज़ोर होती है, वीक होती है बिहार बोर्ड वाले की। तो इस तरीके से आँख अगर हम किसी को आँक रहे हैं तो उसके आत्मसम्मान को हम ठेस पहुँचा रहे हैं। अब दूसरा भेदभाव जैसे हम लोग करते हैं कि ये लड़की है, ये लड़का है, ठीक है, यहाँ जैसे लड़की है, यहाँ लड़का है, लड़का है, लड़की है, ठीक है। इस वजह से हम लोग भेदभाव करते हैं कि लड़की है, लड़का है, यहाँ नहीं जाने दो लड़की, यहाँ मत जाने दो, ये मत करने दो। ये तरीके से भेदभाव करना भी गलत है। हम लड़की या लड़की की तरह जन्म लेते हैं, या ऐसा ही होता है कि सोच लेते हैं सोचने वाली क्या है फिर, ठीक है। जैसे कि कोई लड़का है, अगर वो रोने लगता है तो कहते हैं अरे चुप हो जाओ, लड़के हो तुम मत रो। तो ऐसा नहीं है कि लड़के के पास फीलिंग्स नहीं होती है, लड़का रोना नहीं चाहता है, लड़का रोना नहीं जानता है, ऐसा नहीं है। लड़के के अंदर भी फीलिंग्स है, लड़का भी रोना चाहता है, तो उसे रोने दिया जाए, क्योंकि रोने से इंसान की जो मतलब शांति मिल जाती है थोड़े से दिमाग में, वो मतलब मन उनका शांत हो जाता है। तो दोनों में जो एक रूढ़िवादी फैला रखे हैं कि लड़का है, लड़का बहुत स्ट्रांग है, लड़के रोते नहीं हैं, लड़कियां रोती है, लड़के को मतलब गुड्डा गुड़िया छीन करके उसे हेलीकॉप्टर या फिर बाइक वगैरह थमा दिया जाता है बचपन में खिलौना के रूप में, और लड़कियों को गुड्डा गुड़िया थमा दिया जाता है, उसके हाथ से एरोप्लेन वगैरह छीन करके, गाड़ी वगैरह छीन करके उसे गुड्डा गुड़िया सिखाया जाता है खेलने के लिए। तो ये सब भेदभाव कर रहे हैं ना, लड़के लड़कियों में भी भेदभाव किया जाता है। इस तरीके से आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे कि एक व्यक्ति है जो कि ये विकलांग है, ठीक है, ये विकलांग है, ये भी विकलांग है पैर से, और ये भी विकलांग है, ठीक है।
तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये पैर से तो चल सकता है बट ये हाथ से विकलांग है। ये बैठ सकता है बट ये पैर से, देख रहे होंगे आप, विकलांग है। ये भी बैठ सकता है बट ये पैर से विकलांग है और हाथ से ही कुछ ना कुछ कर रहा है। तो जो विकलांग है उसके बारे में भी हम लोग एक रूढ़िवादी फैला रखे, अरे विकलांग है क्या करेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। जी नहीं, ऐसा नहीं है। विकलांग है, अगर उसे आप सपोर्ट करेंगे तो वो बहुत कुछ कर सकता है। हो सकता है उसे क्रिएटिविटी टाइप की दिमाग हो, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा आपसे सोच सकता है, वो कर सकता है, वो आइडियाज़ दे सकता है। इस तरीके से यहाँ पे डिस्कस किया गया है, ठीक है। जो बात को मैं समझाई हूँ, डिस्कस की, उसी बात पे आपको बताया गया है कि आमतौर पर लड़कों या पुरुषों के साथ जोड़ा जाता है। बचपन में लड़कों को गिर जाने पर चोट लग जाती है तो माता पिता एवं परिवार के अन्य सदस्य अक्सर यह कहकर चुप कराते हैं कि रो मत, तुम लड़के हो, लड़के बहादुर होते हैं, रोते नहीं हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं यह विश्वास करने लगते हैं कि लड़के रोते नहीं हैं, और यही बचपन से विश्वास दिलाया जाता है लड़कों को, और आगे जाके लड़के फीलिंग्स को छिपाने लगते हैं। क्या आप लोगों को पता है, मतलब एक साइंटिफिक इसमें है कि अगर लड़के हो या लड़कियां हो, किसी के मन में कोई अगर पेन हो, कोई दर्द हो, अगर वो रो करके बयां नहीं कर पा रहा है तो उसके अंदर बहुत बड़ी बीमारियां भी हो जाती है। मतलब हार्ट अटैक जो आते हैं, हार्ट अटैक, वो अक्सर लड़कों को ही आता है, मतलब मैन को ही आता है वोमेन की तुलना में। क्यों आता है? क्योंकि लड़के जो होते हैं वो अपनी बात को जाहिर नहीं कर पाते, सामने बोल नहीं पाते, बयान नहीं कर पाते, रो नहीं पाते, इसलिए लड़कों को टेंशन और उनका बीपी वगैरह जो होता है वो शायद हाई हो जाता है, जिसके कारण उनको हार्ट अटैक वगैरह आती है वोमेंस की तुलना में। लड़कियां तो रो भी लेती है, बोल भी लेती है, चिल्ला भी लेती है, डांट भी लेती है, और वो मतलब कोई भी बात को जाहिर कर देती है सामने से। तो बहुत ऐसी लड़कियां जो नहीं कर पाती है तो उनके साथ भी ऐसा होता है, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। लड़कों के अंदर भी फीलिंग्स होती है, उनको भी समझनी चाहिए, ठीक है। लड़कों को रोना आए तो वो अपने आप को रोक लेता है। लड़कों यह मानता है कि रोना कमजोरी की निशानी है। हालांकि लड़कों और लड़कियों दोनों का कभी कभी रोने का मन करता है, खास करके जब उन्हें गुस्सा आए या दर्द हो। लेकिन बड़े होने पर लड़के सीख जाते हैं या उसके सिखा देते हैं कि रोना नहीं है। अगर एक बड़ा लड़का रोए तो उसे लगता है कि उसे लोग चिढ़ाएंगे, उसका मजाक बनाएंगे, इसीलिए वह दूसरों के सामने अपने आप रोक लेता है। अक्सर यह सुनते रहते हैं कि लड़के ऐसा होते हैं और लड़कियां ऐसी होती है। समाज में इन मान्यताओं को हम बिना सोचे समझे मान लेते हैं। हम विश्वास कर लेते हैं कि हमारा व्यवहार उनके अनुसार ही होना चाहिए। हम सभी लड़कों और लड़कियों को उनकी छवि के अनुरूप देखते हैं। मीन्स लड़का है, लड़की है, मतलब उसमें भेदभाव करना यही से तो उत्पत्ति हो जाता है ना। बचपन से ही उत्पत्ति हो जाता है कि लड़कों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, लड़कियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। लड़के हैं तो जीन्स टी शर्ट पहनेंगे, लड़कियां हैं तो सूट पहनेगी, ठीक है। लड़के हैं तो रोएंगे नहीं, लड़कियां हैं तो रोएगी, उसके पास फीलिंग्स है तो वो बयां कर देगी। लड़के हैं तो उसका टॉयज़ अलग है, खेलने का जो खिलौना होता है, टॉयज़ जो होते हैं वो अलग होता है खेलने का। ये सब जो हम लोग डिफरेंट करते हैं ये बचपन से ही उसके दिमाग में भर दिया जाता है, एक रूढ़िवादी दे दिया जाता है कि आप लड़के हो, आप ऐसा नहीं कर सकते हो, आप लड़कियां हैं, आप ऐसी नहीं कर सकती हैं, ठीक है। तो ये सब बिल्कुल गलत है, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं। अब रूढ़िवादी धारणाएं बनाना है, जो इंसान अपने मन में, दिमाग में एक रूढ़िवादी छवि बना लेता है, धारणाएं बना लेती हैं, वो सब गलत है। अब यहाँ समझें कि रूढ़िबद्ध धारणा जो है वो किसे कहते हैं, ठीक है। जब सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं, उसी को रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। जैसे कोई पक्की धारणा बना लिया गया है कि लड़का रोता नहीं है, ठीक है, बचपन में ये उसके दिमाग में पूरे कंप्लीटली भर दिया जाता है कि लड़के रोते नहीं हैं, और बड़ा होकर के वो वही करता है, रोता नहीं है, अपने फीलिंग्स को छिपाता है, अपने पेन को छिपाता है। अरे वो लड़का है, उसके अंदर ये फीलिंग्स है, वो भी रो सकता है, वो भी बोल सकता है, वो भी कह सकता है, सुना सकता है, अपने दर्द को बांट सकता है। अरे कोई समझो तो सही, लेकिन ऐसा लोग नहीं करते हैं। लड़कों को सोचते हैं कि वो स्ट्रांग है, पहलवान है, ऐसा नहीं होता है। लड़के के अंदर भी फीलिंग्स होती है, उसी को रूढ़िबद्ध धारणाएं कहा जाता है। मतलब जो चीज़ दिमाग में डाल लिया जाता है कि ऐसा ही होता है, एकदम पक्की स्ट्रांगली धारणा बना हुआ है कि ऐसा ही होता है, उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। बहुत बार तो किसी खास देश में धर्म लिंग के होने के कारण किसी को कंजूस, अपराधी या बेवकूफ़ ठहराते हैं। मतलब जैसे कोई
इंसान चोरी कर लिया, तो अब उसके दिमाग में भर गया कि ये अपराध है। कोई इंसान अगर कम पढ़ रहा है, मतलब उसको कोई भी चीज़ जल्दी समझ में नहीं आती, तो वो उसके दिमाग में भर लेता है यार ये तो बेवकूफ़ है, फुल है, कभी जल्दी समझता ही नहीं है और ना ही समझेगा ये आगे जाकर। दरअसल उनके बारे में मन में एक पक्की धारणा बना लेने के कारण ही हर देश, धर्म, जाति हमें कंजूस, अपराधी, बेवकूफ़ लोग मिल ही जाते हैं। इसीलिए ही कुछ लोग उस समूह में वैसे ही हैं, पूरे समूह के बारे में वैसी राय बनाना वाजिब नहीं है। ठीक है, मतलब जैसा हम लोग सोच लेते हैं वैसा करना ठीक नहीं है, ये वाजिब नहीं है, ऐसा यहाँ पे ये कहना चाह रहा है। ठीक है, इस प्रकार की धारणाएं हमें प्रत्येक इंसान को एक अनोखे और अलग व्यक्तियों की तरह देखने में रोक देती है। मतलब जिस तरीके से लड़कों को रोने के लिए मना किया जाता है, तो अगर लड़के अगर अपने मन की दर्द या कोई फीलिंग्स अगर बांटते हैं, रो करके वो किसी के सामने अपने दर्द को बयां कर देते हैं, तो थोड़ा सा उसका पेन कम हो सकता है। ठीक है, थोड़ी सी उसकी पेन जो होगी वो कम हो जाएगी, ये हद तक सही है। लेकिन ये कहाँ हद तक सही है कि लड़के रोते नहीं है, लड़की के पास फीलिंग्स नहीं है, उसके पास दर्द नहीं है, तो ये सब गलत है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी को रूढ़िवाद धारणाएं कहा गया है, मतलब ये वर्षों से चली आ रही धारणाएं हैं। ठीक है, ये बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती है। जैसे कि माना जाता है कि हवाई जहाज उड़ाने का काम लड़कियां नहीं करती है, लेकिन आज देख रहे होंगे आप लोग कितनी लड़कियां पायलट बनी हुई है, लड़कियां हवाई जहाज तो उड़ा ही रही है, साथ में ट्रेन भी मतलब चला रही है, एक आईएएस ऑफिसर बन रही है, आईपीएस बन रही है, पुलिस में भी लड़कियां एक अच्छी बड़ी ग्रुप्स में जा ही रही है। तो ये सब जो धारणाएं बनाई गई है, उसी धारणाओं के बारे में यहाँ पे बताया गया है, मतभेद जो किया गया है उसी के बारे में दिखाया गया। अब यहाँ पे धारणाएं बना ली गई कि मुस्लिम लड़कियां जो होती है वो उनको पढ़ने नहीं दिया जाता है, आगे जा कर के उनको पढ़ने में भेजा नहीं जाता है स्कूल कॉलेजेस में। तो जब तक लड़कियां पढ़ेगी नहीं तो वो शिक्षित कैसे होगी, क्योंकि लड़कियों को शिक्षित होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लड़कियों को शिक्षित होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि माँ जो होती है ना, वो लड़कियां ही होती है। तो लड़कियां अगर माँ बन रही है तो अपने बच्चों को वो शिक्षित कैसे करेगी जब तक वो खुद शिक्षित नहीं होगी। तो बच्चों को शिक्षित करने के लिए माँ को शिक्षित होना होगा। माँ अगर शिक्षित होगी तो बच्चों को शिक्षित करेगी, बच्चे शिक्षित होंगे तभी देश आगे बढ़ सकता है, बन सकता है। तो जब तक लड़कियां पढ़ेगी नहीं, आगे बढ़ेगी नहीं, तो उसकी रुचि जब पढ़ाई में नहीं होगी तो हमारा देश गरीबी में जाएगा ही। ठीक है, आर्थिक स्थिति कमज़ोर होगी, समाज की जो सोच होगी वो कमज़ोर होगी ही, खत्म होगी, नीची बहुत ही मतलब छोटे छोटे सोच वाले व्यक्ति होंगे। तो इसकी उत्पत्ति जो जड़ है वो महिलाओं से है। अगर महिलाओं को स्कूल भेजे पढ़ने के लिए, अगर आप लोग भी अपने आसपास कोई भी मतलब इस टाइप के लोग रहते हैं कि लड़कियों को पढ़ने नहीं देना है, पढ़ लेगी तो क्या कर लेगी, कल के दिन शादी करके बेलना ही चलाना है, दहेज के लिए पैसे जमा करना है, तो कृपया कर प्लीज़ रिक्वेस्ट है, ऐसे लोगों को जो है ना समझाइए और समझा करके अपने बच्चों को स्कूल भेजिए। आप जितने भी पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है अपनी बेटियों को स्कूल भेजिए, या आपके संपर्क में जितनी भी मतलब लड़कियां हैं वो नहीं पढ़ रही है या उसके पैसे की कमी के कारण या फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण नहीं पढ़ पा रही है, तो कृपया कर उसे कहीं ना कहीं हेल्प करके उसे पढ़ाइए। ठीक है, क्योंकि पढ़ाई ही एक ऐसा हथियार है जिससे किसी भी चीज़ को जीता जा सकता है। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ महिलाओं के बारे में आम रूढ़िवाद धारणा है कि लड़कियां को पढ़ाने में रुचि नहीं लेते हैं। ठीक है, वो स्कूल नहीं भेजा जाता। जैसे कि आप अफ़गानिस्तान में ले लीजिए, वहाँ पे अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, यहाँ पे जो है ना लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता है, पोलियो वगैरह भी नहीं पिलाया जाता है। जबकि अध्ययन दिखा रहा है कि मुसलमान की गरीबी इसका एक महत्वपूर्ण कारण है। गरीबी की वजह से ही वे लड़कियों को स्कूल नहीं भेज पाते। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण ही जो है अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते, वो मजबूर हो जाते हैं कि जब मेरे पास खाने को पैसे नहीं तो मैं बच्चियों को कैसे पढ़ाऊँ। ठीक है, तो गरीबी के कारण भी लोग अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हैं या स्कूल से जल्दी निकाल दे लेते हैं। ठीक है, तो जो मतलब सीबीएसई बोर्ड के बच्चे होते हैं, प्राइवेट स्कूल है, उसमें भी लोग बहुत ऐसे पेरेंट्स जो ज़्यादा दिन तक नहीं पढ़ा पाते, 5 से 7 तक पढ़ाते हैं, फिर उसके बाद उसको सरकारी स्कूल में डाल देते हैं। तो ये पैसे सबके कारण भी ऐसा होता है। जहाँ पर भी गरीबी तक शिक्षा पहुँचाने का प्रयास किए गए हैं वहाँ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपनी लड़कियों को स्कूल भेजने में रुचि दिखाई है। जैसे कि आप एग्जाम्पल में ले सकते हैं कि केरल जो है ना वो साक्षरता दर में सबसे टॉप पर है। ठीक है, वो सबसे टॉप पे है। वहाँ पे मतलब हर घर की महिलाएं जो होती है वो पढ़ी लिखी संस्कारी होती है, और मतलब स्कूल जो भी है वहाँ पे वह 60% स्कूल में ज़्यादा करके महिला ही शिक्षक है। इन सभी कारकों में बहुत सारे गरीब परिवार के स्कूल बच्चे मदद की जाती है, जिसमें कि मुसलमान लड़कियाँ भी शामिल हैं। दूसरे राज्य में जहाँ ऐसे
प्रयास नहीं किए गए। जैसे केरल में प्रयास किया गया है ना कि बहुत 60% जो है वो 60% केरल में महिला ही शिक्षक है, लेकिन ऐसा किसी अन्य राज्य में नहीं किया गया है। गरीब परिवारों के बच्चों को स्कूल जाने में मुश्किल होती है, चाहे वो मुस्लिम हो या जनजातीय हो, अनुसूचित के हो, ठीक है। मतलब SC STs जो है या फिर मुस्लिम है, उन लोगों को काफ़ी दिक्कत होता है। ट्रिबल्स जो होते हैं उन लोगों को पढ़ने में बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम होती है, गरीबी के कारण लोग पढ़ नहीं पाते हैं। मुसलमान लड़कियों को स्कूल से गैर हाजिरी का कारण धर्म नहीं गरीबी है, ठीक है। बहुत लोग बच्चे जो है नहीं पढ़ पाते, वो धर्म को नहीं गरीबी को दिखाया गया है, ठीक है। का असर सब पर पड़ता है। ये कई बार धारणाएं ऐसी है कि काम को रोकती है, ठीक है। अब पढ़ते हैं असमानता एवं भेदभाव। उस समय पढ़े थे अनइक्वालिटी क्या था कि जो समीर 1 था और समीर 2 जो था, समीर 1 क्या था, बहुत ज़्यादा अच्छा वेल एडुकेटेड था, अच्छे स्कूल में पढ़ा लिखा था, इंग्लिश अच्छा बोलना जानता था। लेकिन समीर 2 जो था वो अखबार बेचा करता था, अखबार बेच करके अपना पालन पोषण करता था। उसकी माँ जो थी मेरठ में रहती थी। उसी तरीके से वो असमानता है, वो विविधता नहीं है, वो असमानता को दिखाया गया, अनइक्वालिटी को दिखाया गया है, वो विविधता को नहीं दिखाया गया है। अब इसमें समझेंगे कि ये असमानता और भेदभाव क्या है। भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रहों या रूढ़िगत धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। मतलब एक तरीके से व्यवहार किया जाता है कि ये निम्न जाति के लोग हैं, ये ऊंची जाति के लोग हैं। वो अपने दिमाग में बैठा लिया है कि जो निम्न जाति के लोग हैं वो साफ़ सफाई के काम करते हैं, उसका काम ही है लोगों का मतलब झाड़ू लगाना, साफ़ करना, टॉयलेट साफ़ करना, नाला साफ़ करना। इस तरीके से वो अपने दिमाग में एक रूढ़िवादी बैठा लिए हैं। और जो ऊंची जाति के लोग हैं वो एक रॉयल टाइप के जॉब करेंगे, वो प्रोफेसर मतलब अफसर टाइप का जॉब करेंगे, ये अपने दिमाग में बैठा लिया गया है। तो इसी को जो है ना वो असमानता कहा गया है, ठीक है, इसको असमानता कहा गया है। अब देखेंगे कि किसी खास नौकरी को करने से रोकता है, ठीक है। कोई खास नौकरी है तो उसको करने से रोकते हैं, किसी मोहल्ले में रहने नहीं देते हैं, या फिर एक एक ही कुएं या हैंडपम्प से पानी नहीं लेने देते हैं, दूसरों द्वारा इस्तेमाल किए गए जा रहे कप या गिलास में चाय नहीं पीने देते हैं। इसका मतलब यह है कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। अब भेदभाव और असमानता तो समझ गए ना आप लोग कि भेदभाव किसे कह रहे हैं। जो कहीं एक जैसे गाँव है वहाँ पे कुआं बनाया गया और उस कुएं में कहा जा रहा है कि जो फलना फलना जाति के लोग यहाँ पे आकर पानी पी सकते हैं, ले सकते हैं, लेकिन जो निम्न जाति के लोग हैं वो पानी नहीं पी सकते हैं, नहीं ले सकते। ऐसा भेदभाव जो है किया गया था भीमराव अम्बेडकर के साथ। वो एक स्कूल में पढ़ते थे, जो अलग जाति के लोग थे, उच्च जाति के लोग, उनको एक साथ बैठाया जाता था, और जो निम्न जाति के लोग जिसे छुआछूत भेदभाव किया जाता था उनको अलग से बैठाया जाता था, ठीक है। भेदभाव का जो कारण है वो बहुत सारा कारण है, ठीक है। पिछले मतलब हम लोग क्लास में डिस्कस किए ही थे समीर के बारे में कि उनका धर्म जाति सब अलग था, और वो मतलब बोली भाषा संस्कृति कल्चर सब कुछ अलग थे, उनके रिवाज भी उनकी अलग थी। और दूसरा समीर जो था वो मतलब बहुत ही आर्थिक स्थिति उनकी ख़राब थी, समीर जो था तो बहुत ही ज़्यादा गरीब था, ठीक है। ये हम लोग डिस्कस किए थे। विविधता का पहलू नहीं है, ठीक है। जो समीर 1 समीर 2 के बारे में हम लोग पिछली क्लास में डिस्कस किए थे वो विविधता का पहलू नहीं है। ये जो है ना ये असमानता इंडिकेट करती है, ठीक है। बहुत लोग के पास अपने खाने कपड़े और घर का मूल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए साधन और पैसे नहीं होते हैं। इस कारण दफ्तरों अस्पतालों स्कूलों आदि के साथ भेदभाव किया जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं मतलब उनके पास जो ज़रूरत की सामानें होती है वो नहीं रख पाते हैं, खाना पीना ये सब अपने पूर्ति नहीं कर पाते, रहने के लिए घर भी जो होता है वो उनके पास नहीं होता है। कुछ लोगों को विविधता और असमानता पर आधारित दोनों तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। एक तो इस कारण है कि सामुदायिक में सदस्य जिनकी संस्कृति के मूल्यवान नहीं माना जाता है, जिसकी संस्कृति जो होती है मूल्यवान नहीं होता है, यदि ऊपर से यदि गरीब है तो वह पास अपनी ज़रूरत को पूरा करने के साधन नहीं है, ठीक है। मान लेते हैं वो अगर ऊपर से गरीब है तो उसके पास जो साधन होनी चाहिए वो उस साधन को पूर्ति नहीं कर पा रहा है। दूसरा कि वो भेदभाव किया जाता है, जनजातीय लोग हैं, धार्मिक समूहों और खासकर क्षेत्र के लोगों से करना पड़ता है, ठीक है। अब है भेदभाव का सामना करने पर। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये दो जो बच्चा है ये अलग से बैठाया गया है, बाकी इस बच्चे को देखिए आप एक साथ बैठाया गया है, और ये टीचर है जो कि पढ़ा रहा है, ठीक है। तो ये दोनों इसका मतलब जरूर निम्न जाति के लोग होंगे, ये एक समान जाति के लोग हैं। तो ये जो भेदभाव जो किया जा रहा है ये जाति के आधार पर किया जा रहा है, ठीक है।
अपनी आजीविका चलाने के लिए लोग अलग अलग तरह के काम करते हैं। जैसे कि अपना घर संसार चलाने के लिए लोग अलग अलग काम करते हैं। जैसे कोई ट्यूशन पढ़ाता है, कोई टीचर है, कोई पढ़ाता है, कोई बर्तन बनाता है, बर्तन बनाने का काम करता है, कोई मछली पकड़ने का काम करता है, कोई बढ़ईगिरी, कोई खेती, कोई बुनाई। लेकिन कुछ कामों को दूसरे मुकाबले अधिक महत्व माना जाता है। जैसे सफाई करने का काम, कपड़े धोना का काम, बाल काटना, कचरा उठाना, जैसे ये सब काम जो है ना, ये समाज में कम महत्व का माना जाता है। इसीलिए जो लोग इस काम को करते हैं उनको गंदा और अपवित्र माना जाता है। मीन्स जो बाल काटने का काम करते हैं, नाई करती है, जो साफ़ सफाई का काम करते हैं, जो मतलब कपड़ा धोना, कपड़ा मतलब सफाई करना, कचरा उठाना, ये सब जो भी व्यक्ति काम करते हैं उस व्यक्ति को हे दृष्टि से देखा जाता है, अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता है, उस व्यक्ति को अपवित्र और गंदा माना जाता है। ठीक है, तो ये सब जो है ना, ये भेदभाव का प्रतीक है, ये भेदभाव को दिखा रहा है। जाति व्यवस्था एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पहलू है। जाति व्यवस्था में लोगों के समूह को एक तरह की सीढ़ी के रूप में दिखाया गया, जिससे जाति दूसरी जाति के रूप या नीचे थी, जिससे जिन्होंने अपने आप को इस सीढ़ी में सबसे ऊपर रखा है, उन्होंने अपने को ऊंची जाति और उत्कृष्ट कहा है। ठीक है, जो मतलब अच्छा काम कर रहा है वो खुद को बहुत ही अच्छा कह रहा है। इसमें देखेंगे आप कि कक्षा में जातियों के आधार पर कक्षा में किसी बच्चे को दूसरे बच्चे से अलग करके बैठा कर एक भेदभाव को दिखाया गया है इसमें। ठीक है, इसमें अछूत और अयोग कहा गया है। जाति प्रथा के नियम एकदम निश्चित थे। अछूतों को दिए गए काम के अलावा और कई अन्य काम की इजाज़त नहीं थी। मीन्स जो लोग अछूत हैं उनको कपड़ा धोना, बर्तन धोना, कचरा उठाना, ये सब काम ही दिया जाता था और उनके लिए एक अलग से गांव बनाया गया था। वो दूसरे गांव में जैसे ही आते थे उस गांव को अछूत माना जाता था, उसको आने नहीं दिया जाता, बहुत ज़्यादा उनको पीटा जाता था। उदाहरण के लिए कुछ लोग समूह में सिर्फ कचरा उठाने का काम, मरे हुए जानवरों को गांव से हटाने की इजाज़त थी। उन्हें ऊंची जाति के लोगों के घर में घुसने, गांव में कुएं के पानी, यहाँ तक कि मंदिर में घुसने की भी इजाज़त नहीं। जो निम्न जाति के लोग थे उसको दूसरे गांव में घुसने की भी इजाज़त नहीं थी, ना वेद पढ़ने की, ना पुराण पढ़ने की, ना ही उन्हें पूजा करने की, मंदिर जाने की, ये सब इजाज़त नहीं थी। दूसरे जाति के बच्चों के साथ स्कूल में साथ बैठने का भी उनको इजाज़त नहीं था। इस तरह ऊंची जाति के लोगों को अधिकार हासिल था, जिससे उन्हें तथाकथित छुआछूत अछूतों से वंचित रखा गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो है हम लोग एक एग्जाम्पल लिया गया है कि इसके शिकार कौन हुए थे। एक महान नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, ये जाति व्यवस्था पर आधारित थी, भेदभाव में अपने अनुभवों के बारे में उन्होंने लिखा था। ये 1901 में जो है ना शेयर किए थे, जब वो केवल 9 साल के थे, तब उनके साथ जो है स्कूल में भेदभाव किया गया था। तो ये कहाँ के थे, ये महाराष्ट्र में, ये महाराष्ट्र में कोरेगांव में अपने भाइयों के साथ पिता से मिलने गया था। ठीक है, अब इनकी थोड़ा सी यहाँ पे स्टोरी है वो देख लेते हैं। भीमराव अंबेडकर जो है, उनका जन्म 1891 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1956 में हुई थी। एक भारतीय संविधान के वो पिता हैं एवं दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में उनको जाना जाता है। भीमराव अंबेडकर ने दलित समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी थी। उनका महार जाति में जन्म हुआ था। किस जाति में, महार जाति। महार जाति जो है ना सबसे निम्न जाति, उनको छुआछूत की नज़र से देखा जाता था, जो अछूत मानी जाती थी। महार लोग गरीब होते थे, उनके पास ज़मीन नहीं थी, उनके बच्चों को वही काम करना पड़ता था जो वो खुद करते थे। मीन्स जो उसके पिता काम कर रहे हैं, कचरा उठाने का, नाला साफ़ करने का, टॉयलेट साफ़ करने का, वही काम उनके बच्चों को करना पड़ता था। बट भीमराव अंबेडकर को ये ज़रा सा भी मतलब मंजूर नहीं था कि जो उनके पिता कर रहे हैं वो भी करें। उनका एक मतलब ड्रीम था, सपना था कि वो कुछ बड़ा करे, वो इस चीज़ से, वो इस गंदगी से बाहर निकले, वो उनका ड्रीम था। उन्होंने गाँव के बाहर रहना पड़ता था और उन्हें गाँव के अंदर आने की इजाज़त नहीं थी। जहाँ पे उच्च जाति के लोग रहते थे वो एक गांव बना हुआ था, वहाँ पे निम्न जाति के लोग नहीं आ सकते थे, ऐसा बनाया गया था। भीमराव अंबेडकर अपनी जाति के पहले व्यक्ति थे। ठीक है, वो जाति से पहले क्या है, वो एक व्यक्ति है जिसने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और वकील बनने के लिए इंग्लैंड गए। उन्होंने दलितों को, अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजने के लिए प्रोत्साहित किया। दलितों से अलग अलग तरह की सरकारी नौकरी करने को कहा ताकि वे जाति व्यवस्था से बाहर निकले। भीमराव अंबेडकर खुद तो पढ़े ही पढ़े, साथ साथ अपने गाँव के बच्चों को भी पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किए थे। उन्होंने उस बच्चों को प्रोत्साहित किया ताकि वो खुद भी पढ़े और उन लोगों को पढ़ा करके एक बड़ी संख्या में लोग पढ़े लिखे को जमा कर सके, ताकि दलित जाति के बीच जो भेदभाव किया जा रहा है इस भेदभाव को दूर कर सके। दलितों को मंदिर में प्रवेश
के लिए जो प्रयास किए जा रहे थे उन अम्बेडकर ने उसका नेतृत्व करते थे, उनका सपोर्ट करते थे। ऐसे धर्म की तलाश थी जो सबका समान निगाह से देखे। जीवन में आगे चलकर उन्हें धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म को अपनाया। ठीक है, जो भीमराव अम्बेडकर थे वो अपना धर्म को परिवर्तन करके बौद्ध धर्म को अपनाए। सॉरी, उनका मानना था कि दलितों को जाति प्रथा के खिलाफ अवश्य लड़नी चाहिए और ऐसा समाज बनाने की तरफ काम करना चाहिए जिससे सबका इज्जत हो, ना कि कुछ लोगों की इज्जत। ठीक है, वो सभी लोगों को समान इज्जत देने के बारे में सोच रहे थे। अब यहाँ पे एक छोटी सी कहानी है कि जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आते हैं स्टेशन पे, इंतज़ार कर रहे होते हैं